हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका में। यहाँ पर आपको होम साइंस की क्लास फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। टॉपिक आपको फ्री में सारी कंटेंट मिलेंगे पढ़ने के लिए। बस सामने जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहिए। आप लोग जानते होंगे कि आरडीए का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक में हम लोगों ने एक दो पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इसी क्रम में आगे की चीज़ें जो हैं, हमने अभी तक में 2 क्लास इसकी कंप्लीट की है, तो ये पूरे क्रम में चल रहा है। आरडीए के जो आज का क्लास है, आज की क्लास में हम लोग रेफरेंस एज देखेंगे कि कितने आयु के समूह के लोगों को चुना गया था आरडीए के निर्माण के लिए, वज़न कितना बताया गया है, ऊर्जा किलो कैलोरी में कितनी आवश्यकता होगी, प्रोटीन की आवश्यकता और फैट की आवश्यकता। तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि एक साथ जब हम लोग आरडीए पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कम से कम 4-5 घंटे आपके आरडीए पूरा कंप्लीट करने में चला जाएगा। तो जब बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो ना समझ में भी नहीं आता है और पढ़ने में भी फिर मन नहीं लगता। तो हम लोग थोड़े-थोड़े टॉपिक जो आपका आरडीए में जो भी टॉपिक दिया गया है, इनमें से हम लोग थोड़े-थोड़े टॉपिक को लेकर के एक क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि इतने बड़े डेटा में, इतने बड़े आरडीए जो समरी दी गई है, इनमें से आपको पढ़ना क्या है या एग्ज़ाम में प्रश्न क्या पूछे जाएँगे। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा है आपके सामने, जो इमेज आपको दिख रही है, ये ओरिजिनल डेटा ही है। इसी में हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग आरडीए के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक में 2 क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है रेफरेंस बॉडी वेट की। रेफरेंस बॉडी वेट, तो आप ये जानते ही है कि आपको एक वजन भी बताया गया, संदर्भित आयु जिसे हम लोग संदर्भित वजन जिसे कहते हैं, और संदर्भित आयु, दोनों चीज़ों को चुना गया था आरडीए के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना उसे हमने हाईलाइट कर दिया है। तो रेफरेंस बॉडी वेट, तो जो कमेटी 2020 में बनी थी, इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, एनएनएमबी, एनएफएचएस, ठीक है, डब्ल्यूएचओ। तो ये सब कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो पोषण के क्षेत्र में कार्य करती हैं, ठीक है? तो हेल्थ के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, दोनों में कार्य करती हैं। तो इन सभी से डेटा कलेक्ट किया गया था, तब जाकर के आरडीए का निर्माण हुआ है। और ये आरडीए इंडियन लोगों के लिए है, ठीक है? तो भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में है, तो स्पेशली यहाँ पे सिर्फ़ भारतीयों के लिए ही बताया जाएगा, जो भी डेटा दिया जाएगा, ठीक है? तो इन सब का फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी आपको वीडियो में करा रखा है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था। ये सब टॉपिक, ये सब शब्द आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा इसमें कि एक आदर्श वज़न की बात की जाएगी, आदर्श आयु की बात की जाएगी, ठीक है? और बीएमआई की बात की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने जो ये सूत्र लिखा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 2022 में फरवरी या मार्च में जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था। जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। उसमें होम साइंस की भी परीक्षा हुई थी, जिसमें सिर्फ़ 1 सीट आई हुई थी, और वो 2019 की शायद वैकेंसी थी, तो 2022 में से फॉर्म रीओपन हुआ, फिर से एग्ज़ाम हुआ था। तो 2022 में परीक्षा हुई थी, उसमें ये सूत्र दिया गया था। तो ऐसे ही मिलता-जुलता 3 ऑप्शन और आपको मिलेगा। तो आपको ये पहचानना है कि जो बीएमआई बताई गई है, सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरा याद रखने वाला डेटा है। बीएमआई कितनी बताई गई है? 18.5 से, मतलब 18.5 से 22.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये सूत्र ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पहले भी प्रश्न आ चुका है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम में, और फिर आने की पूरी संभावना है। ठीक है? तो एक पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा देखिए, द रेफरेंस इंडियन अडल्ट मैन, तो चाहे पुरुष की बात हो, चाहे महिला की बात हो, दोनों की जो आयु, संदर्भित आयु बताई गई, रेफरेंस एज बताई गई है, वो 19 से 39 के बीच में ही है। 19 से 39 के बीच में। 2010 के डेटा में दूसरा चीज़ था, लेकिन 2000 जो 24 आप संशोधन के साथ पढ़ रहे, 2020 का डेटा, इसमें जो रेफरेंस एज चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए 19 से 39 वर्ष के बीच में बताया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, क्लियर बात। तो वैसे ही यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि रेफरेंस एज या भारतीयों के लिए, आरडीए निर्माण के लिए संदर्भित आयु कितनी है? तो 19 से 39 वर्ष के बीच में, ठीक है? बात ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि बॉडी की वजन, शरीर की भार की बात की जाए, तो पुरुषों के लिए आदर्श वज़न बताया गया है 65 किलोग्राम, और महिलाओं के लिए 55 किलोग्राम। 65 किलोग्राम, 55 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा।
तो दोनों ही बातें आप याद रखिएगा। तो ये अभी हमने पढ़ा क्या, रेफरेंस एज के बारे में, ठीक है, रेफरेंस के बारे में, संदर्भित बॉडी वजन के बारे में, ठीक है, रेफरेंस बॉडी वेट, ये एग्जाम में आता है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एनर्जी भी देखेंगे, प्रोटीन भी और फैट भी। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी एक बार देख लें कि बॉडी के वजन, तो देखिए आदर्श पुरुष के जो वजन है वो 65 किलोग्राम है, महिला का 55 किलोग्राम है, लेकिन हो सकता है कभी अन्य लोगों का भी आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा कितना वजन यहाँ पे बताया गया है। तो ये मोर देन 18 ईयर्स होनी चाहिए, तो 65। अडल्ट मैन, अडल्ट वीमेन होगी तो 55 किलोग्राम। और वर्क चाहे जैसा भी हो, सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी, कोई भी वर्क कर रहे हो, 65 और 55 ही होगा। जो इन्फेंट हैं, 0 से 6 मंथ के बीच में है, उनका, बच्चों का, जो शिशु का वजन 5.8 किलोग्राम होना चाहिए 6 मंथ में। अब ये देखिएगा कि जब बात होती है शिशु के जन्म की, तो जन्म के समय शिशु का जो वजन होता है वो कितना होता है, आप जानते ही हैं कि 2.5 से 3 किलोग्राम। एक आदर्श वजन हम लोग सिंपली अगर मान लें 3 किलोग्राम, तो 6 महीने में 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना होने का मतलब लगभग 6 किलोग्राम हो जा रहा है ना यहाँ पे। जब 3 गुना होगा तो कब होगा, 1 वर्ष में होगा। तो यहाँ पे 3 किलोग्राम अगर जन्म के समय था, तो अब ये देखिए लगभग 6 से 12 मंथ दिया है, ये कितना पहुँच रहा है, 1 साल पहुँच रहा है। तो अब ये 8.5 कर दिया, मतलब 9 किलोग्राम कर दिया, तो 3 गुना हो गया ना। जब 3 किलोग्राम जन्म के समय था, तो 1 साल में कितना हो गया, 3 गुना, मतलब लगभग 9 किलो पहुँच गया। तो ये भी वज़न भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है ना, ये 2 गुना कब हो जाता है, 3 गुना, इस तरीके से। अब ये चिल्ड्रन, जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, 4 से 6 और 7 से 9, तो उनका डेटा देख लीजिएगा। बॉयज़ गर्ल्स की बात हो रही है, किशोर अवस्था में देख लीजिए एक बार, बॉयज़ की बात की जाए, जो 16 से 18 है किशोर, उनकी वज़न 64.4 दिया है और गर्ल्स की 55.7। इनमें से, इन सभी डेटा से आपको याद क्या रखना है? आपको सिर्फ़ इतना याद रखना है कि जो ये सब चीज़ें हमने बताई, जो इम्पोर्टेंट है हम खुद हाइलाइट किए हुए हैं आज की क्लास में, आपको सिंपली दिख जाएगा। बाकी आप याद करना चाहें तो ये इन्फेंट का ज़रूर देख लीजिएगा, वज़न कितना बताया गया है, क्योंकि इनसे पहले भी प्रश्न बहुत बार ऐसे बने हैं कि कितने वज़न में 2 गुना, कितने समय में, या कितने समय में 3 गुना हो जाता है। क्लियर पॉइंट? तो ये बात हुई हमने रेफरेंस बॉडी वेट की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेन एंड वीमेन। चाहे महिला हो या पुरुष, उनके लिए जो ऊर्जा का मापन बताया गया है वो कितना है। कैटेगरी बनी है, कैटेगरी मतलब किसकी बात हो रही है। फिर फिजिकल एक्टिविटी लेवल, मतलब वो शारीरिक श्रम डेली कितना करते हैं, उनका वजन कितना है, और उन्हें एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, किलो कैलोरी प्रति दिन। देखिए, के से हो गया किलो, CAL से हो गया कैलोरी, फिर ऑब्लिक है ना, तो ये प्रति कहलाएगा, डी से हो गया डे या फिर दिन, हिंदी में हमने बता दिया। क्लियर बात? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पे जो पुरुष हैं उनका वजन बताया गया है। 3 कैटेगरी में उनकी फिजिकल एक्टिविटी को बांटा गया है। एक तो जो बहुत ही कम कार्य करेंगे, एक जो हल्का मध्यम कार्य करेंगे, और एक जो बहुत कठिन श्रम करेंगे। ऐसे ही महिला में भी बांटा गया है, जो बहुत हल्का काम करती होंगी महिलाएँ, जो मध्यम वर्ग में आती है, मध्यम कार्य करने वाली, और जो बहुत शारीरिक श्रम, कठिन परिश्रम करती हो। जैसे कारखाने, फैक्ट्री में जो कार्य करेगा ना, वो बहुत ही शारीरिक श्रम उन्हें करना पड़ता है। तो इन सभी की आयु में कोई चेंजेस नहीं है, सॉरी, वज़न में कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, ये देख लीजिए। इनके वज़न में कोई चेंजेस नहीं है। 65 किलोग्राम बताया गया है पुरुषों का आदर्श वज़न होना चाहिए, तो चाहे किस कैटेगरी में आएँ, उन्हें 65 किलोग्राम ही चाहिए। और महिलाएँ भी चाहे जितना हल्का काम करें या भारी काम करें, उनका वज़न 55 किलोग्राम ही होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो कैलोरी में, मतलब एनर्जी में, जो एनर्जी इनटेक जो उन्हें करना है, इसमें चेंज आपको दिखेगा। यदि कोई पुरुष हल्का कार्य करता है, वज़न उसका 65 किलोग्राम होना चाहिए, ऊर्जा एनर्जी उसको कितनी चाहिए किलो कैलोरी प्रतिदिन? 2110 किलो कैलोरी। अगर कोई पुरुष मध्यम वर्क करता है, मतलब कि मतलब ये कहा जाए कि, तो मीडियम या मध्यम शारीरिक श्रम करता है, तो उसका भी वजन 65 किलोग्राम ही होना चाहिए, लेकिन एनर्जी किलो कैलोरी बढ़ जाएगी 2710 किलो कैलोरी। भारी कार्य करता है, शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ रहा है, परिश्रम, तो उसे ऐसी ऊर्जा चाहिए, 65 किलोग्राम वजन होगा, लेकिन उसे अधिक अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसे 3470 किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है, ऐसे महिलाओं की भी है। महिलाओं में वजन होना चाहिए 55 किलोग्राम, सेडेंटरी को 1660 किलो कैलोरी, मॉडरेट को 2130 किलो कैलोरी,
हैवी वर्क करने वाली महिलाओं को 2720। डेटा याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन के टॉपिक के अंतर्गत, मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया ज़रूर होगा। तो अलग-अलग जैसे बाँटा नहीं रहता है कि इसमें सिर्फ़ टेक्सटाइल के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे सिर्फ़ होम मैनेजमेंट के, ऐसे हमने न्यूट्रिशन की प्रीवियस ईयर की सारी सीरीज़ देख डाली, पूरे क्वेश्चन देख डाले, और हर क्षेत्र के एग्ज़ाम को, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे आपका चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का हो, तो हमने ये चीज़ नोटिस की है कि एक ही पेपर में कम से कम 2-2 बार, बहुत पेपर ऐसा हुआ है कि एक ही साल, एक ही वर्ष के पेपर में 2-2 क्वेश्चन, वो भी आपके एनर्जी वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आपके आरडीए में आप ये बात ध्यान दीजिएगा, एनर्जी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही पूछा जाता है कि कितनी किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है इतनी बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भी प्रश्न में आता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होंगी, वज़न इनका 55 किलो कैलोरी ही है, जबकि 10 से 12 किलोग्राम बढ़ जाना चाहिए, ऐसा बताया भी गया है, बढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो मान लीजिए 55 किलोग्राम उनका वज़न है, तो इसमें एडिशनली हम लोग और अतिरिक्त कैलोरी जोड़ेंगे कितनी, 350। कब जोड़ेंगे? प्रेगनेंसी में। अगर लैक्टेटिंग वीमेन है, जो 0 से 6 मंथ का बेबी है, उन्हें फ़ीड कराती हैं, तो उन्हें 600 किलो कैलोरी अतिरिक्त चाहिए। मतलब ये देखिएगा यहाँ पे जो बात हो रही थी, अब वो जिस वर्ग में आती है, मान लीजिए वो हैवी वर्क करने वाली है, तो 2720 ले ही रही थी, इसी में प्लस आप लोग कर देंगे 600 और। तो अब जितना बनता है आपको, महिलाओं को इतना देना पड़ेगा एनर्जी। लैक्टेटिंग वीमेन जो 7 से 12 मंथ का बेबी होगा, तब उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा, 520। लेकिन प्रेगनेंसी में भी कैलोरी बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा धात्री अवस्था में 0 से 6 मंथ में बढ़ेगी, और फिर 5 से 520 हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक पॉइंट। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसमें याद क्या रखना है आपको, ये डेटा, ये इधर में इनका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल और इनका डेटा कि कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, किलो कैलोरी। अब बारी आती है प्रोटीन टॉपिक की, प्रोटीन रिक्वायरमेंट। सब ये आरडीए आपका ओरिजिनल ही है, ये आरडीए आपके सामने जो फोटो दिख रही है, ये ओरिजिनल आरडीए है, उसी के आपको सामने में इमेज दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखेंगे आप, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इनमें से ना आपके लिए बस 2 ही 4 लाइन है कि जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो बस इसे भी आप लोग कॉपी पेन उठाइए, बहुत शॉर्ट नोट आपकी तैयार हो जाएगी, और 100% गारंटी है कि आरडीए में इस टॉपिक के अलावा आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा, और अभी विगत वर्षों में जितने एग्जाम हुए हैं, उनका जो पैटर्न देख रहे हैं। हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में एग्जाम हुआ था, उसका भी पैटर्न देखा, तो बस क्या पूछा गया था, उसमें फुल फॉर्म पूछा गया था। तो बस ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आरडीए 2020 में फुल फॉर्म वाली बातें नहीं थी, लेकिन जो संशोधित होकर के आया आरडीए 2024, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे नए शब्द जोड़े गए। प्रोटीन की आवश्यकता अगर बात की जाए 2020 के अनुसार, आरडीए 2020 या संशोधित जो भी आप समझे, तो अगर कोई चीज़ डेटा चेंज हुआ है, तो ये 2024 के अनुसार ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइएगा डेटा को लेकर के। तो 2020 आरडीए 2020 के अनुसार पहले आपने देखा था कि 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम बताया जाता था, लेकिन अब प्रोटीन की मात्रा घटा दी गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट अब कितनी होगी, 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन। मतलब अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति का वजन 1 किलोग्राम है, तो उसे डेली प्रोटीन अब 1 ग्राम नहीं लेनी होगी, अब कितनी लेनी होगी, 0.83 ग्राम लेनी होगी। इसी वजह से ये बताया गया है कि जो आदर्श वजन पुरुष का है, अगर वो 65 किलोग्राम है, उनका आदर्श वजन यही बताया गया है, तो उनका जो 65 किलोग्राम है, तो उनका जो कहा गया है कि लेना चाहिए प्रोटीन की मात्रा, तो वो होनी चाहिए 54 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है? पुरुषों को 65 किलोग्राम है, तो 54 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। यहीं पे महिलाओं की बात की जाए, तो उनका वज़न अगर 55 किलोग्राम है, तो उनके लिए प्रोटीन की जो निर्धारित मात्रा होगी, इसके अनुसार 43 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और डेटा की ओर। तो यहाँ पे ये सूत्र ज़रूर याद रखिएगा कि कितनी बात की गई है, तो 0.83 ग्राम प्रोटीन लेनी है प्रति किलोग्राम। हर 1 किलोग्राम पे कितनी ग्राम चाहिए प्रोटीन? 8.3 ग्राम, और प्रतिदिन। तो जितना वज़न है, मान लीजिए 65 किलोग्राम आदर्श वज़न बताया ही गया है, तो आपको प्रोटीन की मात्रा भी कितनी लेनी होगी? 54 ग्राम। ठीक है? और महिलाओं की आदर्श वज़न 55 किलोग्राम बताया गया है,
तो उनके लिए आदर्श जो एक कहा जाए प्रोटीन कितना लेना चाहिए, तो 43 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन। अब यहाँ पे देखिएगा बात की जा रही है कि जो प्रोटीन लेना है, आपको लेना कहाँ से है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोटीन के लिए एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स विथ पल्सेस। इसमें पल्सेस भी आएँगी, दाल भी आएँगी और बीन्स भी आएँगे, जैसे चना मटर हो गया। इन द रेशियो ऑफ 3:1 और ये रॉ वेट बताया जा रहा है, मतलब अभी भीगी अवस्था में नहीं है, पकी अवस्था में नहीं है, ये कच्ची अवस्था में बताई जा रही है। और इसमें मिल्क भी ऐड करने को कहा जा रहा है, 250 ml मिल्क भी आपको जोड़ना है। तो इसका भी एक रेशियो है, उसको भी अभी हम आगे आपको दिखाते हैं। तो उसे भी आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कितनी मात्रा प्रोटीन के लिए आपको क्या कहा गया है कि जो जैसे आप जानते जानते हैं कि जो भारतीय थाली है, उसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ली जाती है, ठीक है? तो ऐसा ही बोला गया है कि जो भोजन आप लोग निर्मित करते हैं, तो उसमें अनाज और दालें और दूध, उनका रेशियो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सीरियल्स, पल्सेस और मिल्क, तो इनका रेशियो ये बताया गया है कि 3:1 2.5। इसको याद रखिएगा, ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 3 हिस्सा आपका सीरियल्स होनी चाहिए, अनाज होना चाहिए, 1 हिस्सा आपके पल्सेस होनी चाहिए या दाल होना चाहिए और 2.5 पार्ट मतलब 2.5 हिस्सा आप ये मान के चलिए कि दूध होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। तो कैल्शियम के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन भी मिलेगा आपको बढ़िया इससे। ठीक है? तो ये सूत्र याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये देखिएगा। आरडीए में ये बताया गया है कि 0.83 प्रति किलोग्राम प्रतिदिन ट्रांसलेट टू एन ईएआर ऑफ 43 ग्राम प्रोटीन पर डे। ईएआर क्या बताता है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, जो कि आपको ये बता रहा है कि आप जो पोषक तत्व लेंगे, तो एस्टिमेटेड ये एवरेज बता रहा है। औसतः ये बताया जा रहा है कि कम से कम आपको 43 ग्राम ज़रूर लेना चाहिए, जबकि आरडीए ये बताता है कि 54 ग्राम लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके शरीर के लिए, ठीक है? तो ये किसके लिए? जो जिनका वज़न 65 किलोग्राम हो, तो उनको आरडीए के अनुसार 54 ग्राम लेना चाहिए, ईएआर के अनुसार 43 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट है डाइट्स फॉर सेडेंटरी एंड मॉडरेट। तो इनके लिए जो डाइट प्लान किया गया है उसमें ये बताया जा रहा है जो सीरियल होंगे, पल्सेस होंगे और ये मिल्क का जो कंपोज़िशन होगा, इसमें एक रेशियो बनना चाहिए। तो पहले ये 11 देखिए लिखा हुआ है 11:1:3 आईसीएमआर 2010 के अनुसार ये था। तो ये भी एग्ज़ाम में आता था, पहले भी आप अच्छे से जानते हैं। अब क्या आएगा? सीरियल, पल्सेस और मिल्क का रेशियो 3:1:2.5 होना चाहिए। अभी हमने पहले आपको लिख कर के भी बताया। 3 हिस्सा आपको सीरियल्स लेने हैं, 1 हिस्सा आपको पल्सेस लेने हैं और 2.5 हिस्सा 2.5 हिस्सा आपको दूध लेना है। सिंपल ये समझिए 3 कटोरी आपको सीरियल्स लेने हैं, अनाज, 1 कटोरी दाल खानी है और 2.5 कटोरी आपको दूध कंज़्यूम करना है। समझ रही है ये रेशियो? इसको भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की ओर। तो फैट भी बिल्कुल आवश्यक है। माइक्रो और मैक्रो बाँटे गए हैं पोषक तत्व। ये मैक्रो के अंतर्गत आएगा कि जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है ग्राम में, किलोग्राम में सॉरी किलोग्राम में तो नहीं, ग्राम में आवश्यकता होती है प्रति किलोग्राम के अनुसार। तो यहाँ फैट की बात की जाए तो इसमें भी देखिए बहुत सारे आपको पढ़ने लायक चीज़ें मिलेंगी। फैट आवश्यक है किनके? फीटल एंड इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जब बालक गर्भ में है तभी उसको चाहिए, फैट तो चाहिए ही, नहीं तो उसके मांसपेशियों का, मसल्स का निर्माण हो नहीं पाएगा। पूछा जाता है कि शिशु के जन्म के बाद उसका वजन किस वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ता है? तो वसा के कारण ही बढ़ता है। तो वसा चाहिए चाहे वो गर्भ में हो तब भी और जब वो इन्फेंट हो तब भी, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब ये देखिएगा कहा गया है कि एन अपर लिमिट ऑफ एनर्जी 30% एनर्जी फ्रॉम टोटल फैट्स हैज़ बीन रिकमेंडेड। कहा गया है कि जो ऊर्जा आपको जितनी चाहिए, अभी किलो कैलोरी में आप लोगों ने ऊर्जा भी पढ़ी,
सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के लिए आपने पढ़ा कि कितने कैलोरी इनको किलो कैलोरी ऊर्जा रोज़ चाहिए। उसमें जो 30% आपको ऊर्जा चाहिए वो किससे आप प्राप्त करेंगे? तो फैट्स और ऑयल से प्राप्त करेंगे। इनमें भी जो ये 30% है इनको 10-10% करके 3 हिस्से में बाँट दिया गया है। ये कहा गया कि 10% ईच फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये कहा गया 10% आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड से लेना होगा वसा, 10% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से लेना होगा जिसे मूफा कहते हैं, और 10% आपको पूफा से लेना होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। समझ रहे हैं बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कहा गया है कि अपर लिमिट ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल आपको कितनी चाहिए, मतलब 30% से ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं लेना है वसा से, नहीं तो बहुत तरीके की बीमारियां घेर सकती हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि इन्हीं 30% को 10 अलग-अलग चीज़ों में बाँट दिया गया है, जिसमें से 10% आप लेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड से, 10% लेंगे आप मूफ़ा से और 10% पूफ़ा से। और वैसे तो बहुत सारा डेटा है आपके आईडीए में, लेकिन बस हम इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से बैठ सके और जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 10-10% में कौन-कौन होगा? एसएफए, मूफा और पूफा, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब बारी है देखिएगा कि जो फैट की मात्रा कितनी बताई गई है, प्रोटीन की मात्रा बता दी गई पहले कि कैसा वर्क कर रहे हैं या कैलोरी की कितनी आवश्यकता है, तो वर्ग के अनुसार, कार्य के अनुसार बाँटी गई। वैसे ही 25, 30 और 40 ग्राम प्रतिदिन फॉर अडल्ट मैन, पुरुषों के लिए कितना बताया गया है वसा? तो अगर वो सेडेंटरी वर्क करते हैं, देखिए क्रम में बताया गया है, क्रमशः सेडेंटरी है तो उन्हें 25 ग्राम फैट या वसा प्रतिदिन चाहिए होगा। अगर मॉडरेट करते हैं तो 30 ग्राम प्रतिदिन वसा चाहिए, और अगर हैवी कार्य करते हैं, मज़दूर हैं, बहुत श्रमिक, बहुत ही कठिन कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो 40 ग्राम प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए पुरुषों को। महिलाओं में सेडेंटरी हैं तो 20 ग्राम, मॉडरेट है वर्कर हैं तो 25 ग्राम, और हैवी वर्कर हैं तो 30 ग्राम प्रतिदिन महिलाओं को चाहिए। तो आप याद रखिएगा, पुरुषों के लिए 25, 30, 40, महिलाओं के लिए 20, 25, 30। ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये देखिएगा कि पूफा सच एज लिनोलेइक एसिड ऑल्सो नोन एज N6 और ओमेगा 6 और LA। तो हमने जब आपको फुल फॉर्म वाली बातें बताई थी ना कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आपके न्यूट्रिशन के एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो हमने LA का भी फुल फॉर्म लिखवाया हुआ है और ALA का भी फुल फॉर्म लिखवाया, तो यहीं से हमने नोट कराया था आपको। LA का मतलब क्या होगा? तो ये पूफा के अंतर्गत आते हैं। एलए का मतलब होगा लिनोलेइक एसिड, इसे ही हम लोग N6 के नाम से भी जानते हैं और ओमेगा 6 के नाम से भी जानते हैं। तो ये ओमेगा 6 वाला पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। और ये फिर जो आप बात करें एएलए का अर्थ क्या होता है, तो अल्फा, ए से हो गया अल्फा, एल से हो गया लिनोलेनिक। ये देखिएगा दोनों में अंतर है, ये लिनोलेइक है और ये लिनोलेनिक है। इसे हम लोग N3 के नाम से भी जानते हैं और ओमेगा 3 भी कहते हैं। ओमेगा 3 की प्राप्ति कैसे होती है, ये एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर हो गया होगा बात ये? तो ये भी फैट के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर डाइटरी फैट इनटेक फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, अगर आप मैन हैं, आप 18 से ज़्यादा आपकी उम्र है, सेडेंटरी मॉडरेट हैवी वर्कर के अंतर्गत आते हैं, आप महिला हैं, सेडेंटरी मॉडरेट हैवी वर्कर के अंतर्गत आप अगर आते हैं, तो मिनिमम लेवल ऑफ फैट आपको मिनिमम 20 लेना होगा, सभी को ये बताया गया 20, ठीक है? और मिनिमम लेवल ऑफ फैट फ्रॉम फूड्स, तो यहाँ पे टोटल फैट आपको 20 लेना होगा और फूड्स से, आहार से कितना लेना होगा, तो 15। तो आपको इनमें क्या याद रखना है, ये चार्ट तो बहुत बड़ा दिख रहा है। आपको याद रखना है कि जो महिला पुरुष है, चाहे कोई भी वर्क करती हो, चाहे सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी, इनमें जो पुरुष है ना, इनमें जो पुरुष हैं, इन्हें जो सेडेंटरी वर्कर हैं, उन्हें 25 चाहिए, जो मॉडरेट है उन्हें 30 चाहिए, जो हैवी है उन्हें 40 चाहिए। अभी यही चीज़ हमने पहले आपको लिखवा दी है, दिखा दी है पहले ही स्क्रीन पे, अब ये चार्ट के रूप में भी है। सेडेंटरी महिला है तो 20 ग्राम वसा प्रतिदिन चाहिए, मॉडरेट हैं तो 25 और हैवी वर्कर हैं तो 30। बस इतना ही याद रखना है आपको। लैक्टेटिंग वीमेन की बात की जाए, प्रेग्नेंट है तो 30 ग्राम वसा चाहिए, लैक्टेटिंग वीमेन है तो 30 ग्राम वसा चाहिए।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ा ना हेवी वर्कर के रूप में ही शारीरिक श्रम, क्योंकि अब शिशु के लिए भी चाहिए वसा, तो यहाँ पे मात्रा थोड़ी-सी बढ़ गई है। अब यहाँ पे वसा ये देखिएगा, थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह बताया गया कि 0 से 6 वर्ष का जो शिशु होगा, यहाँ पे देखिए इन्फैंट लिखा है ना 0 से 6, तो इसे वसा की कितनी मात्रा चाहिए होगी? तो इसे बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये तो ह्यूमन मिल्क पर डिपेंड है ना, ये तो इस इन पे आश्रित है, तो जब ये माँ का दूध पिएगा, तो उसमें खुद ही वसा की मात्रा होगी, तो जितनी आवश्यकता है उसकी पूरी हो जाएगी। तो अलग से इसे किसी भी तरीके से कंज़्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी ये 6 मंथ से छोटा है। अब ये 6 से 24 मंथ का हो गया, तो इसे भी वसा की मात्रा चाहिए 25 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। आगे में भी आप ये चार्ट देख लीजिए, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकी आप पुरुष और महिला के लिए ही लिख लेंगे तो वो भी बहुत है आपके लिए। तो बस आज के टॉपिक में बस इतना ही था। क्योंकि छोटा-छोटा करके हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, उम्मीद है आपको पॉइंट की चीज़ें मिली होंगी। आरडीए बहुत बड़ा है आरडीए, आपको कन्फ्यूज़ भी कर देगा। तो ये ओरिजिनल आपके सामने है, इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो इंग्लिश में देख लें, और हम आपसे ये कहेंगे कि आप ये कोशिश करिए कि आरडीए आप इंग्लिश में थोड़ा-सा देखिए, समझिए, नोट करिए, क्योंकि हम हिंदी में तो बोल ही रहे हैं। आप चाहें तो इसको आसानी से नोट कर सकते हैं कहीं पे। आपको ये पता है, हमने पहले ही बता दिया कि कौन-कौन से पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ से पहले आ चुके हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। तो ऐसे ही आपके लिए पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। आप लोग नोट करते रहिए, और ये ओरिजिनल है, तो आपको किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ये पीडीएफ है, तो बिल्कुल भी डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लिए आप लोग अच्छे से आरडीए तैयारी करिए। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें मेरा वीडियो, और लाइक करके जाएँ। क्योंकि आपके लिए ही तो ये काम किया जा रहा है, फ़ीस तो किसी तरीके से आप हमें दे नहीं रहे। तो बस आपको करना क्या है, बस कमेंट करना है अच्छा-अच्छा बढ़िया वाला, और शेयर करना है वीडियो, और लाइक ज़रूर करना है, ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छा वीडियो हम बनाने का प्रयास करें। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे और अच्छे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।